हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। हमारा आज का लेक्चर वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ होने वाला है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो जी के मान में कैसे चेंजेस, कैसे वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जी कितना हो जाता है, पोल्स पर कितना होता है, कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होगा। फिर हम देखेंगे कि यदि अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड की बहुत ज़्यादा स्पीड, जो हम बताएंगे यहाँ पर लेक्चर में, उस स्पीड से रोटेट करने लग जाए तो इक्वेटर के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे, जो भी बॉडी रखी होंगी, वो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाएंगी। तो वो कितनी स्पीड हो उसकी, और उस कंडीशन में टाइम पीरियड, जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है जैसे 24 आवर, उस केस में कितना टाइम पीरियड हो जाएगा एक दिन का, जैसे अभी है 24, तो उसमें क्या होगा, उन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है। तो मान लो कि ये अर्थ हो गई और हम, ये हो गया नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, ठीक। और ये है साउथ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। और ये हमने कहा इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर हो गई, इक्वेटर लाइन। तो ये इक्वेटर, ठीक है। और मान लें कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, क्योंकि रोटेशन के लिए हमारा टॉपिक है। तो हमने मान लिया कि अपनी इस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। और यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे, जैसे यहाँ हम मान ले कि कोई बॉडी है जिसका मास है m, कितना है? m, और यहाँ रखा हुआ है पॉइंट P पर। ये पॉइंट P हमने मान लिया। ये अर्थ की हो गई रेडियस। ये क्या हो गई? अर्थ की रेडियस, ठीक है। मान लो कि ये एंगल हमें दिया हुआ है लैम्डा। कितना है? लैम्डा हमने मान लिया, जो किसके साथ पे बन रहा है? इक्वेटर के साथ में। अब यदि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो अर्थ के सरफेस पे जो भी बॉडी है उसके साथ एंगुलर मोशन करने लगती है, यानी कि सर्कुलर पाथ में वो भी रोटेट करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स, जिसको हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो क्या होगा, जो इस एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में बाहर की ओर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। मान लो ये डिस्टेंस हमें दे रखी है r। कितनी है? यहाँ से डिस्टेंस हमने मान ली, इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान ली हमने? r मान ली, ठीक है। ये ओरिजिन O मान लिया, ये O डैश, और ये हमारा P हो गया। तो ये इसके ऊपर इधर बाहर की ओर एक सूडो फोर्स, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कहते हैं, वो लगता है। वो कितना होगा? वो होगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r के इक्वल, इतना होगा, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है जहां पर ये रखा हुआ है पॉइंट P पर, तो इसके ऊपर इसका जो फोर्स होगा, इसका जो होगा वो इधर लगेगा। तो वो कंपोनेंट कितना आएगा? तो जब ये एंगल लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। ध्यान से देखना, ये एंगल लैम्डा है, ये भी लैम्डा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? लैम्डा के इक्वल। तो देखिए, इसका इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r कोस लैम्डा, ये आ जाएगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस सूडो फोर्स के कारण इधर बाहर की ओर एक फोर्स लगा, कितना? m ओमेगा स्क्वायर r कोस लैम्डा। और एक अर्थ की ग्रेविटी के कारण फोर्स लगा, जो कितना लगा? वो इधर लगेगा सेंटर की ओर, यानी कि अंदर की ओर। उसको हम लिखते हैं mg। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है उसके ऊपर दो फोर्स लग गए। एक तो ग्रेविटी के कारण mg लग गया, और एक इस एक्सिस जो रोटेट कर रही है उस रोटेशन के कारण एक सूडो फोर्स आ गया, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r कोस लैम्डा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स हम निकालें तो नेट फोर्स मान लो F डैश है। कितना है? F डैश, यानी कि यहाँ पर
इस पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स एफ डैश है और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो गई, जी डैश हो गई, क्योंकि एम जी नीचे लगा और ये इधर लगा तो जी चेंज होगा, उसको हम जी डैश मान लें। तो एफ डैश इक्वल टू लिखा जाएगा एफ, जो एफ क्या हमारा ये हो गया, और एक सूडो फोर्स है, कौन सा, ये वाला सूडो फोर्स है। तो देखिए ये सेंटर की ओर इधर है और ये ऊपर की ओर इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस क्या लिखा जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कोस लैम्डा, क्या लिखा जाएगा, कोस लैम्डा, ये आ गया। यानी कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, एफ डैश इक्वल टू एफ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। ये तो ग्रेविटी के कारण आया, और ये जो फोर्स आया ये एक सूडो फोर्स है, और ये किसके कारण आया, ये अर्थ के रोटेशन के कारण आया। जब अर्थ रोटेट कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लगने लग गया, जो एक्स के, जो जिस एक्स के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लगता है, और बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। अब यहां से हम यूज करें तो एफ डैश क्या लिखा जा सकता है, एम जी डैश इक्वल टू एफ क्या हमारे पास एम जी है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कोस लैम्डा। ठीक, अब ध्यान से देखें एम 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 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे हम, तो यहां से बच जाएगा हमारे पास जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। यहां तक ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हम बात करें कि जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां से दो कंडीशन है, इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं या इस आर का इधर कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो यहां से देखिए इस ट्रायंगल में ओ ओ डैश पी में, किसमें, ओ ओ डैश पी, ट्रायंगल ओ ओ डैश पी, तो यहां से देखिए कोस लैम्डा क्या होगा, कोस लैम्डा होगा हमारे पास स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर हमारे पास आ गया आर कोस लैम्डा, तो ये आर की वैल्यू यहां रख दें तो जी डैश आ गया हमारे पास, क्या आ गया, जी डैश, यानी कि जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह ये रखूं स्मॉल आर की जगह, तो आर कोस लैम्डा इंटू में कोस लैम्डा, तो कोस लैम्डा इंटू कोस लैम्डा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। तो जी डैश कितना आ गया, जी डैश इक्वल टू आ गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उसके ऊपर जो g की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी g डैश। ठीक है, किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण। तो g डैश हमारा कितना आया, मैं लिख देता हूं, यहां पर कोई लैटिट्यूड हमने ले रखा है, वहां पर g डैश इक्वल टू आया g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R कोस स्क्वायर लैम्डा। यहां तक तो हमें समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं मिली। अब देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हम करें, ध्यान से देखें इनको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, पहले इसको साफ कर देता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको कि यदि मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां ना होकर के इक्वेटर पे चला जाए, कहां चला जाए, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे आएगा तो ध्यान से देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एट इक्वेटर, तो इक्वेटर की बात हम करें तो लैम्डा कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखिए इस इक्वेशन में मैं लैम्डा क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो जो जी डैश है वो कहां पर मिल जाएगा, इक्वेटर पे मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं जी डैश इक्वल टू जी ई, यानी कि ई का मतलब इक्वेटर हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस स्क्वायर, लैम्डा की जगह हमें क्या रखना है, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री तो पता है हमें, सिंपल सा, कितना मान होता है इसका, 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो ध्यान से देखें जी इक्वेटर पे हमें क्या मिला, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल, यानी कि इक्वेटर के ऊपर एसिलेशन ये होगा, ये वैल्यू मिनिमम, यानी कि सबसे कम वैल्यू कहाँ देखने को मिलेगी, हमें इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलेगी। अब हम बात करें सेकंड, ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट की हम बात करें एट पोल्स। तो पोल्स पे देखिए यदि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला जाए तो कितना एंगल हो गया लैम्डा का, यहां से देखिए 90 डिग्री हो गया, तो एट पोल्स लैम्डा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में लैम्डा की जगह क्या यूज कर ले, 90 डिग्री।
तो जी पोल पे क्या आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर, और लैम्डा कितना है 90, तो कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये वैल्यू होगी टोटल 0। तो जी पोल के ऊपर कितना मिला, जी के इक्वल, यानी कि ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो जो एसिलेशन है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन है, जो जी है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पर, मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। ठीक है, तो अब हमसे पूछ लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है, किधर जा रही है, इक्वेटर से पोल की ओर इधर जा रही है, तो उसका जो वेट है, जो भार है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, किसकी, जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू इंक्रीज होगी इक्वेटर से पोल की ओर, तो उसका जो वेट है, जो भार है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल दें कि इक्वेटर और पोल के ऊपर क्या होगा, तो डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछ लिया जाए कि डिफरेंस क्या होगा, कि जो जी है इक्वेटर पे और पोल पर, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पूछे, तो वो भी हम यहाँ पर आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, मान लो जी पी माइनस जी ई हमसे पूछा गया, तो ये जी पी की वैल्यू है, जी पी की वैल्यू कितनी है जी, फिर माइनस साइन, ये जी ई की है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये जी से जी कैंसिल हो गया, तो जी पी माइनस जी ई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल आ गया। बिल्कुल सिंपल सा था। अब आगे देखें और हम छोटी छोटी बातें करें, तो हमें यहाँ पर पोल और इक्वेटर के ऊपर क्या मिल गया, जी की वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी इक्वेटर कितना मिला हमें, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और जी पोल के ऊपर कितना मिला, जी के इक्वल मिला। ठीक है, और ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब एक जो है मेन, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि हम मान ले कि इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट को हम इक्वेटर पे ले गए और ये जो सूडो फोर्स है वो जीरो हो गया, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, कहां पर, इक्वेटर पे। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन, भारहीनता की स्थिति। यानी कि इस कंडीशन की यदि हम बात करें तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यदि जो सूडो फोर्स लग रहा था, ये वाला, ये जो लग रहा था, ये इक्वेटर के ऊपर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, इक्वेटर, यानी कि इसके ऊपर जो जी लग रहा है, सूडो फोर्स जो जी डैश हम बता रहे हैं वो जीरो हो जाए, तो जी इक्वेटर यानी कि जी इक्वेटर की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में जो अर्थ की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, और वहां पर जो ऑब्जेक्ट होंगे, जितने पर्सन वगैरह जो भी हम, जैसे मैं हूं, कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, तो उसको कैसी स्थिति नजर आएगी, भारहीनता की स्थिति। उसके लिए जी इक्वेटर की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। तो यहां से हम सोल्व करें तो हमें देखने को मिलेगा जी इक्वेटर जीरो, मैं वहां पर रख दूं तो आएगा जीरो इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि किस स्पीड से वो रोटेट करेगी। तो यहां से हम वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू हमें मिलेगा जी, यानी कि ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडरूट जी अपॉन आर। वैल्यू निकाल लें तो यहां से देखिए जी मैं मान लेता हूं 10, कितना मान लूं, 10 मान ले हम इसको, और आर हमें पता है कितना होता है, आर लिख देता हूं 6400 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गई। ठीक है, अब इसको यहाँ यूज कर लें, जी की हमने यूज कर लिया, ये यहाँ यूज कर दूँ तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा जो मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन में 6400 इंटू 10 टू द पावर 2, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, और इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखें यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, तो 6400 का अंडरूट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, ये आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 80, और 10 की घात 2 10 टू द पावर 2 का कितना हो जाएगा 10, यानी कि आ गया 1/800। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की। आगे हम इसको सोल्व करके लिखना चाहें तो ओमेगा हमारे पास कितना है, देखिए
भारहीनता की स्थिति में कि जब इक्वेटर के ऊपर जो जी इक्वेटर है वो 0 हो जाए तो उस कंडीशन को हम भारहीनता, यानी कि यहाँ पर कोई भी पर्सन है उसके ऊपर कोई फोर्स न लगे, उसको हम भारहीनता कहते हैं। उस केस में हमारे पास ओमेगा या 1/800, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 10⁻³ माइनस, या फिर ऐसे कहें कि यदि मैं 1000 से मल्टीपल कर दूं 800 और 1000 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये हमारे पास आएगा 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा आ गया हमारा। ये क्या आ गया? ओमेगा की वैल्यू आ गई जब यहाँ पर क्या हो जाए, भारहीनता की स्थिति हमें देखने को मिले। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ओमेगा है वो अपने रियल टाइम का, यानी कि अभी जो है यहाँ पर भारहीन नहीं हो, तो उस केस की जो स्पीड होगी, जो ओमेगा की वैल्यू है उसका कितना टाइम्स हो गया? 17 टाइम्स। कितना हो गया? 17 टाइम्स ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अर्थ अपनी नॉर्मल प्रेजेंट जो स्पीड है, ठीक है, उससे कितना टाइम्स ज़्यादा? 17 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने लग जाए, तो पृथ्वी के ऊपर रखी हुई सभी वस्तुएं, कहां पर? इक्वेटर पर। सभी जगह नहीं, इक्वेटर पर रखी हुई सभी वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देंगी? भारहीन, यानी कि उनके ऊपर कोई वेट फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड या जो इनिशियल प्रेजेंट स्पीड है उसकी कितनी टाइम्स ज़्यादा रोटेट करने लग जाए, ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने लग जाए, जिससे इक्वेटर पर रखी हुई हर एक वस्तु भारहीन हो जाए। तो कितना टाइम्स? 17 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से। तो इस केस में जो टाइम होगा वो कितना होगा? जैसे प्रेजेंट टाइम 24 आवर्स है। कितना है? 24 आवर्स है। तो उस केस में जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा इस केस में वेटलेसनेस की कंडीशन में? तो देखिए T इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा। क्या होता है? 2π/ओमेगा। तो T इक्वल टू ओमेगा हमने निकाला, ओमेगा इक्वल टू G/r। ये वैल्यू यहाँ यूज कर ले तो आ जाएगा 2π/G/r, यानी कि आ जाएगा 2π/r/G। यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, और वैल्यू रख करके जब सोल्व करेंगे तो T इक्वल टू आएगा अप्रोक्सीमेट 1.40 आवर। कितना हो जाएगा? यानी कि प्रेजेंट टाइम जो है वो कितना है? 24 आवर। और जब स्पीड उसकी 17 टाइम्स हो जाएगी ज़्यादा, तो उसका जो एक दिन का टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 1.4 आवर के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यानी कि इतने घंटे का एक दिन हो जाएगा हमारा। अभी 24 घंटे का है। जब इतनी स्पीड हो जाएगी तो उस केस में जो दिन की अवधि होगी वो कितनी होगी? 1.40 आवर के इक्वल। ठीक है, जो इनिशियल का, जो प्रेजेंट का कितना है T डैश हम लिखें तो प्रेजेंट का कितना है? 1/17 टाइम्स। कितना टाइम्स है? 1/17। क्योंकि 17 टाइम्स है तो ये 1/17 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 17 लिख दूंगा मैं, ठीक है, तो ये 17 टाइम होगा तो 1/17 आ जाएगा इनिशियल का। तो प्रेजेंट टाइम का कितना हो जाएगा? 1/17 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि यदि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और वो वर्तमान की, प्रेजेंट की कितनी टाइम्स ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाए? 17 टाइम्स। तो उस केस में इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कैसी कंडीशन में हो जाएंगे? वेटलेसनेस कंडीशन की आ जाएंगे, यानी कि भारहीनता की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, और अब यदि हम कहें कि जो अर्थ है वो रोटेट करना बंद कर दे, क्या करना बंद कर दे? रोटेट ही न करे। ठीक है, तो उस केस में जो जी होगा कहाँ पर? इक्वेटर पर, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जी इक्वेटर हमने लिखा G-ओमेगा² कोस स्क्वायर लैम्डा, ये हो जाए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो अपनी एक्सिस पे रोटेट ही नहीं करें तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो हम यहाँ पर इक्वेटर के लिए लिखें तो इक्वेटर के लिए इसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 हो जाएगा। तो जी इक्वेटर हमारे पास आएगा G-ओमेगा²r, ये आ जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पर है? इक्वेटर के ऊपर। अब यदि अपनी एक्सिस पे रोटेट ही नहीं कर रही है तो ये टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। ये टर्म क्या हो गई? 0, क्योंकि ओमेगा 0 हो गया। तो जो जी की वैल्यू है वो कितनी टाइम्स इंक्रीज हो गई? वो ओमेगा² r टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यदि क्या हो जाए?
अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो उस केस में जो जी इक्वेटर के ऊपर होगा उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर। अब आप सोच रहे हैं तो कम हो रहा है तो बढ़ कैसे रही, तो देखिए इसको जीरो करने के लिए हम प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कर दें तो देखो अब जीरो हो गया, तो यानी कि इतना बढ़ा कि नहीं, जी की वैल्यू कितनी होगी, जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर। इसलिए जो जी इक्वेटर पे होगा यदि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे, स्टॉप हो जाए, तो उस केस में जो जी की वैल्यू होगी इक्वेटर पे वो कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड की कितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाए जिससे जो इक्वेटर है वहां पर वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति हो जाए, या यदि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाती है, ये पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा कि पोल के ऊपर मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे ये होता है, उसमें अलग अलग कंडीशन हमने यहाँ पर डिस्कशन की कि अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड की 17 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाए तो इक्वेटर के ऊपर भारहीनता की स्थिति आ जाती है। तो अगले लेक्चर में इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तब तक सभी पढ़ते रहें। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।